हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। क्लास 10th साइंस लेसन है लाइफ प्रोसेसेस, जैव प्रक्रम। और आज हम इस वीडियो में अभ्यास के 6 से अगले प्रश्न हल करेंगे। और यहाँ पर छठा प्रश्न है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। अब आपने क्या ध्यान रखना, भोजन के पाचन में लार क्या काम करती है। लार जो है भोजन को सबसे पहले तो नरम बना देती है, यानी जब उसमें थूक मिलता है तो क्या हो जाती है, नरम हो जाता है वो। ठीक है, भोजन को मुलायम बना देती है। इतना सिंपल है तो आप आसानी से लिख पाओगे। ठीक है ना, नरम और मुलायम बना देती है, इससे भोजन को निगलने में आसानी होती है। सपोज कीजिए आपके पास के पेपर में क्वेश्चन आ जाए, आपको सपोज कीजिए पूरा क्वेश्चन नहीं याद रहा, बाई चांस गलती हो सकती है ना, तो आप इतना भी लिखाएंगे तब भी आपको कुछ ना कुछ मार्क्स टीचर देंगे। अब अगला स्टेप क्या है, लार में दोस्तों टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। एंजाइम पाया जाता है टाइलिन। ठीक है, ये क्या काम करता है, टाइलिन को हम एमिलेज भी बोलते हैं। ठीक है ना, कई बार एमिलेज जो है वो लिखा होता है, एक इंग्लिश का नाम है इसका, एक हिंदी। इसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट्स को ऊपर अभिक्रिया करके शर्करा में बदल देता है। काय में बदलता है इसको, कार्बोहाइड्रेट्स को, ये कार्बोहाइड्रेट्स को काहे में कन्वर्ट करता है, ये शर्करा में बदल देता है। ठीक है, ध्यान रहेगा, कार्बोहाइड्रेट्स को काहे में बदलता है, ये शर्करा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, और यहाँ पर अभिक्रिया किसकी होती है, एमिलेज की, ये मैंने यहाँ लिख ही दिया। और दूसरी बात क्या ध्यान रखनी, जो लार होता है बच्चों का पीएच मान 6.8 होता है। 6.8 पर, इस पीएच मान पर जो एंजाइमों की क्रिया है, क्रियाशीलता है, वो बढ़ जाती है। हमने क्या ध्यान रखना कि भोजन के पाचन में लार महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह कहाँ से स्रावित होती है, लार ग्रंथियों से। कहाँ से स्रावित होती है, लार ग्रंथियों से। भोजन के पाचन में लार ग्रंथियों से स्रावित होती है। और क्या काम करती है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स को पाचन करने के लिए एमिलेज नामक एंजाइम पाया जाता है। यह एमिलेज पाया जाता है, यह क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स पे क्रिया करके इसे शर्करा में बदल देता है। एक काम तो ये हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन हो गया। यहाँ दूसरा काम हमने क्या बताया, ये इसको भोजन को नरम और मुलायम बना देती है, जिससे भोजन को निगलने में आसानी रहती है। ठीक है, तीसरी बात आपने क्या ध्यान रखनी, लार के द्वारा प्रोटीन या वसा के पाचन में कोई भूमिका नहीं निभाई जाती है ना। और जो एंजाइम है, अन्य एंजाइम काम करते हैं, लार में टाइलिन होता है, यहाँ पर केवल कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर ही अभिक्रिया होती है, इसको शर्करा में ये बदल देता है। अब देखिए, भोजन में लार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित होती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करने वाले एमिलेज, जिसको टाइलिन बोलते हैं, पाया जाता है। यह यह कार्बोहाइड्रेट्स पर क्रिया करके शर्करा में परिवर्तित कर देता है। दूसरा काम क्या करता है, लार भोजन को नरम और मुलायम बनाता है, जिससे भोजन निगलने में आसानी होती है। ठीक है, और लास्ट में क्या लिखना है आपने, लार प्रोटीन तथा वसा के पाचन में कोई भूमिका नहीं निभाती। ठीक है, तीन बातें होगी, लार जो है भोजन को नरम और मुलायम बनाती है और कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन कौन हैं, यानी कि स्वपोषी पोषण के लिए किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है। आपको क्या स्वपोषी पोषण किन में होता है दोस्तों, अभी बताया था हमने ऊपर वाले अनुभाग के प्रश्नों में। पौधों में स्वपोषी पोषण होता है। ठीक है, और उनमें क्या क्या जरूरत होती है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड, हमें जल की आवश्यकता होती है, सूर्य का प्रकाश चाहिए। ठीक है,
क्लोरोफिल चाहिए, ये सब जो है हमें स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक चीजें होती हैं, क्लोरोफिल। ठीक, और उनके उत्पाद क्या है, बनता क्या है उसमें, O2। ठीक है, और क्या, ठीक है ना, O2। अब देखिए स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां इस प्रकार हैं। नंबर 1, जल की उपस्थिति, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति, क्लोरोफिल की उपस्थिति, ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, और प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्पाद क्या है, ऑक्सीजन और ऊर्जा, ऑक्सीजन और ऊर्जा। अगला प्रश्न देखिए, वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर कीजिए। कुछ जीवों के नाम लिखिए जिनमें अवायवीय श्वसन होता है। तो अवायवीय श्वसन आपको ध्यान होना चाहिए, हमने आपको अनुभाग के प्रश्न में भी करवाया था, ईस्ट में होता है, इसमें ईस्ट में होता है, और कुछ और भी जीवाणु ऐसे होते हैं, बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें जो है वो अवायवीय श्वसन। ठीक है, अवायवीय श्वसन किन में बताया हमने आपको, ईस्ट में होता है वैसे। और आपने क्या ध्यान रखना, जब आप वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन की बात करोगे, वायवीय श्वसन नाम से ही आपको पता लग रहा है। वायवीय श्वसन कौन सा होता है, वायु की उपस्थिति में होता है। अवायवीय श्वसन कौन सा होता है, जो वायु की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, वायवीय श्वसन में 38 अणु एटीपी के बनते हैं, और इसमें हमारे पास 38 अणु एटीपी के बनते हैं, इसमें केवल 2 अणु एटीपी के बनते हैं। वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, कहाँ होता है ये, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक, और क्या ध्यान रखना, ये कहाँ होता है, अवायवीय श्वसन, कोशिका द्रव्य में। ये कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में। इसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा बनते हैं। इसमें अल्कोहल, लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा बनते हैं। इसमें हमारे पास वायवीय श्वसन में 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, इसमें केवल 21 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सिंपल से मैंने आपको बताए हैं, पर हमने लिख दिया इसका आंसर। वायवीय श्वसन वायु की उपस्थिति में होता है, अवायवीय श्वसन वायु की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव्य में होता है। ठीक है, अगले में देखिए, इसमें ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से 38 एटीपी के अणु बनते हैं। इसमें ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से केवल 2 एटीपी के अणु बनते हैं। वायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा है। इसमें अंतिम उत्पाद अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ठीक है, इसमें ग्लूकोज के एक अणु से 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, जबकि अवायवीय श्वसन में केवल 21 किलो कैलोरी ऊर्जा ही हमें मिलती है। ठीक है, तो आपको यहाँ ध्यान आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नंबर 9, गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कूपिकाएं किस प्रकार अभिकल्पित होती हैं। मतलब ये जो कूपिकाएं होती है हमारे शरीर में, वो गैसों को विनिमय के लिए किस प्रकार अभिकल्पित होती है, मतलब उनका क्षेत्रफल किस प्रकार ज्यादा हो जाता है। ठीक है, क्या बताना हमने, उनका क्षेत्रफल किस प्रकार वो अधिक हो जाता है। आपने क्या ध्यान रखना, तो कूपिकाएं होती हैं, ये क्या होती हैं, तो हमारी श्वसनी होती है। क्या बताया मैंने आपको, श्वसनी होती है, इसमें से श्वसन नलिकाएं निकलती हैं। क्या निकलती हैं, श्वसन नलिकाएं। मैं अभी चित्र से भी समझाऊंगा आपको। इन श्वसन नलिकाओं की संरचना कैसी होती है, जैसे पौधे की जड़ें होती हैं, शाखान्वित। ठीक है, के सिरे पर गुब्बारे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। के सिरे पर क्या पाई जाती हैं, गुब्बारे जैसी संरचनाएं। अभी आपको चित्र में भी दिखाऊंगा मैं। ये जो गुब्बारे जैसी संरचनाएं हैं, ये कूपिकाएं कहलाती हैं। ठीक है, ये गुब्बारे जैसी संरचनाएं क्या कहलाती हैं, कूपिकाएं। अब देखिए, ये यहाँ पर आपको शाखान्वित ये सिरे नजर आ रहे होंगे, और ये यहाँ पे इन्होंने एनलार्ज करके दिखाया। ये गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती हैं, क्या कहलाती हैं, कूपिकाएं। क्या कहलाती हैं ये,
कूपिकाएं, इन कूपिकाओं की जो बाह्य सतह होती है, इन बाह्य सतह में जो रुधिर वाहिकाएं होती हैं, ठीक है, इनकी बाह्य सतह में क्या होता है, रुधिर वाहिकाएं होती हैं, उनका जाल होता है बिछा हुआ। कूपिकाओं की उपस्थिति के कारण ही, अब जो इनकी उपस्थिति है, इसी के कारण ही जो फेफड़े हैं उनका सतही क्षेत्रफल 80 मीटर स्क्वायर हो जाता है। कितना हो जाता है? 80 मीटर स्क्वायर। और इतना अधिक क्षेत्रफल होने के कारण क्या होता है, इसमें गैसों का विनिमय आसानी से, ठीक है ना। अगर क्षेत्रफल कम होगा तो गैसों का विनिमय नहीं होगा। किन लोगों की कूपिकाओं का क्षेत्रफल कम हो जाता है? पान करते, धूम्रपान करने से जो गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती हैं, इनका जो एरिया है, इनका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, उसमें निकोटीन वगैरह जो है वो जम जाता है, वहां जम जाता है, जिससे उनका आकार जो है वो छोटा हो जाता है, सही क्षेत्रफल घट जाता है। तो थोड़ा चलने पर, थोड़ा दौड़ने पर सांस फूलने लगता है। अब आप यहाँ देखिए, ठीक है ना, में श्वसनी छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाती है। इसके सिरे पर गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें कूपिकाएं कहते हैं। इनकी दीवारों की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तृत जाल होता है। क्या होता है? इनकी दीवारों पर विस्तृत जाल रुधिर वाहिकाओं का होता है। कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण प्रत्येक फुफ्फुस सही क्षेत्रफल लगभग 80 वर्ग मीटर होता है। 80 वर्ग मीटर कितना होता है? आप ये मान के चलो 2 कमरे भर जाएंगे अगर इनको हम काट के फैलाना चाहें। सही क्षेत्रफल अधिक होने के कारण ज्यादातर गैसों का विनिमय इसी की सतह पर होता है। समझ में आ गया होगा, अधिक जो है गैसों का विनिमय करने के लिए कूपिकाएं किस प्रकार अभिकल्पित होती हैं। तो ये इस अभ्यास का 9th प्रश्न था। अगली वीडियो में हम 10 से अगले प्रश्न। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।